हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो डिस्कशन है वो जिस टॉपिक से होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न उससे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो दोनों लेवल पे आते हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी तक जो भी लेक्चर्स आपने देखे हैं उसके अच्छे से आप रिवीजन कर रहे होंगे। बुक को भी साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक अपने आप में एक बेसिक मैं कहूँगा कि एक फाउंडेशन आपका जो है उसको बनाने में आपकी बेहद मदद करेगा, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के वो क्वेश्चंस प्लस इसमें जो भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो बहुत रेलेवेंट एंड अप टू डेट सॉल्यूशंस हैं। तो दोनों का फ़ायदा आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आपने दोनों को बैक टू बैक कवर किया, दोनों मतलब अगर आपने बुक भी पढ़ा और साथ साथ वीडियो कोर्स देखा, तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। So before we begin the lecture, let me tell you that we are going to cover 25 new questions from the book 6500 TCS MCQs. Okay, so आपके स्क्रीन पे ये ब्लू बुक आपको दिख रही होगी 6500 TCS MCQ। ये बुक इंग्लिश में भी आती है और ये हिंदी में भी आपको ये बुक मिलेगी। आप लोगों से मैक्सिमम लोगों के पास मुझे उम्मीद है ये किताब होनी चाहिए, ठीक है। तो जिन जिन लोगों के पास किताब है, जो भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं उसको प्लीज़ वहाँ से भी कवर करते रहिएगा। ये बुक जो है ये 5th एडिशन की बुक है और अभी तक की सबसे अप टू डेटेड बुक जो है। सितंबर 2023 तक के सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। आपके नज़दीकी बुक स्टोर से आप ये किताब परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आप इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, आज का टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आज फिर से और देखेंगे, चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे कि क्लास में बहुत बारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाती हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम क्लास में ही चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद कर लें। सो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है? आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर ध्यान को देखने हैं और क्वेश्चन को एक होलिस्टिक वे में पढ़ा कीजिए। जब होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे तो आपको ये खुद फील होगा, महसूस होगा कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जो नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और बजट से है। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेशनल इन्फ्लेशन बजट टॉपिक से इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम? ओके, नॉट अ फीचर, ध्यान रखिएगा। जब भी प्रश्न में नॉट आता है, जब भी प्रश्न में बेटा नॉट आता है, नहीं आता है, उसको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम लोग कन्फ्यूजन से क्वेश्चन गलत मार्क करते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? ये अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बेशक सही दे पाएंगे। क्या है ऑप्शन? पहला कहता है इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्या कहता है? इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को दो पार्ट में बांटा गया है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है? दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज स्केल पे जो चीज़ों का मेजरमेंट होता है उसको मैक्रो कहते हैं। इंडियन जो नेशनल इनकम है, ठीक है, भारत का जो नेशनल इनकम है उसको निकालने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वो। अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करना, आपका इनकम निकालना है, तो वो किसका कॉन्सेप्ट है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यह एक प्रवाह अवधारणा है। ओके, ठीक है। फ्लो वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा है इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ में इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सो किस फाइनेंशियल ईयर में क्या नेशनल इनकम रही है। और चौथा है इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन द इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? ओके, सो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी। वो सारे वस्तु, ठीक है, जो किसी फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स में काम आते हैं, वो क्या होते हैं? वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। सपोज कि एक पेन है, तो उस पेन को बनाने में आप जानते हैं कि उसमें जो रिफिल है एक्सक्यूज मी, वो जो रिफिल है वो भी एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम करता है, क्योंकि रिफिल जब पेन में लगता है तो फाइनली जो पेन है वो हमें दिखती है। जब भी हम कोई कहते हैं तो कहते हैं क्या कि मुझे एक रिफिल दे दें,
हमेशा हम पेन की बात करते हैं, लेकिन पेन में रिफिल है तो वो क्या हो गया, वो रिफिल जो है इंटरमीडिएट गुड्स की काम करता है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करते, हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा नेशनल इनकम क्या रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जो फाइनल गुड्स हैं, गुड्स बनाने में जो बाकी गुड्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि पेन बनाने में रिफिल का, उसको कैलकुलेट नहीं करते बेटा, हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम। क्या है फीचर हो जाएगा, इट इज इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम, क्या कह रहा है, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ। क्या है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा क्या है, दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स जो है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स लिखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बहुत बढ़िया क्या है, वो है जीएसटी। कब लागू हुआ था आपको बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन है, 1 जुलाई 2017, 1 मई 2016, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2017। चार ऑप्शन है, बेहतर आपको बताना है कब लागू हुआ था ये। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको कराया है, पहले भी हमने किया था, क्या है आंसर, पहले भी हमने किया था कि जीएसटी कब लागू हुआ था, कब हुआ था, 2017 में 1 जुलाई को, ठीक है, 2017 में 1 जुलाई को। क्लियर, समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, सो ऐसे प्रश्नों को जो बार बार रिपीट होता है उसको अच्छे से एक बार में याद करना है। क्या है, 1 जुलाई, जुलाई है, ध्यान रखिएगा जुलाई है, ठीक है, गर्मी के मौसम जब स्टार्ट हो गई थी तब इन्वेंट हुआ, ये ध्यान रखना है। किसी तरह से हमें फैक्ट्स को याद रखना है सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में हमें चीज़ें याद रहें। जब भी किसी फैक्ट्स को पिक्चोरियल मेमोरी डाल के आप याद करेंगे, जैसे गर्मी में बहुत परेशान होकर आप अगर एज्यूम कर लेंगे कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बहुत गर्मी लग रही है लेकिन जीएसटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह की अगर मेमोरी आप बनाओगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। अपने सहूलियत के लिए आपको जो भी मेमोरी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लेवल पे जैसे भी किसी को कनेक्ट करके आप फैक्ट को उससे जोड़ दें, आपको देखेंगे कि लंबे समय के लिए फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, सो व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू द बजट इज सेड टू बी। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि व्हेन एक्सपेंडिचर, जब खर्च जो है आपके राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो राजस्व है, आपको जो इनकम हो रहा है वो कम है लेकिन आपका जो खर्च है वो ज़्यादा है। सो वैसी स्थिति अगर बजट के साथ होगी तो उस बजट को क्या कहेंगे, वो बजट जो है वो घाटे वाला बजट हुआ, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट। वैसी स्थिति जिसका रिवर्स हो, मतलब खर्च कम है और पैसे सरकार के पास ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको कहते हैं सरप्लस बजट। क्या कहते हैं, सरप्लस बजट। बहुत सिंपल सा टर्म है, ठीक है। बजट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि बजट जो एक वर्ड है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर, ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से संबंधित है, आय के वितरण से संबंधित है, ठीक है। सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आय के वितरण से संबंधित है। एलोकेशन फंक्शंस मतलब आवंटन समारोह और रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके,
क्या आंसर हो जाएगा? सो ध्यान देना है कि सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आय के वितरण से संबंधित है। तो आय का वितरण जो है वो किस संबंध है? रीडिस्ट्रीब्यूशन से। इट इज एलोकेशन जो है इसका काम नहीं होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूर्ण वितरण जो है इसका कार्य है। ठीक है, पूर्ण वितरण जो है इसका कार्य है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा ओनली 2। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950, अच्छा क्लास में कोशिश आप लोग करना है कि जब मैं क्वेश्चंस का आंसर बताऊं उसके पहले आपको एक अपना आंसर चूज कर लेना है। उससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एज ए टेस्ट, लाइव टेस्ट जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे बुक पे मार्क करना है, कॉपी पे मार्क करना है, जहां भी मार्क करना है आप मार्क कर लो। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है। और ये आप सब काम में कर सकते हैं। जीएस के बाकी जो टॉपिक्स हैं वहाँ भी आप सेम काम करेंगे, और आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, वहाँ भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950 एंड 1990 द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली। ओके, सो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में जो कृषि का अनुपातिक योगदान है वो किस रूप में देखा जा सकता है? किस रूप में देखा जा सकता है? ठीक है, क्या ये डबल हुआ है? ठीक है, सो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पूछ रहा है? जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में। जीडीपी आप जानते हैं, जीडीपी जो है वो वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको जीडीपी कहते हैं। तो क्या हुआ है आप समझ सकते हैं कि हमारा जो था पहले कृषि प्रधान देश था हमारा, लेकिन धीरे धीरे हम इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़े, सर्विस सेक्टर की बढ़े। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो जो हमारा जीडीपी है उसमें शेयर जो कृषि का है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर ही तो ले रहा है हमारा जो इंडस्ट्रीज है और सर्विस है। तो सर्विस मतलब जो सेवा क्षेत्र है या जो उद्योग का क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ा है, और कृषि का क्या हुआ है? वो सब्सटेंशियली डिक्लाइन हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, डिक्लाइन, मतलब घटा है। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए आप? ओके Okay. So which of the following organization of the government of India has been reporting the GDP at factor cost and at market price? क्या कह रहा है? Which of the following organization of government of India has been reporting the GDP at factor cost and market price? ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो फैक्टर ऑफ इनकम है, जो फैक्टर्स लगे हैं, लैंड, लेबर, रेंट, उस समय उसका कॉस्ट क्या है। ठीक है, जो सामान हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक पेन हम प्रोड्यूस किए, उस समय जो उसमें कीमत लगा, जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके कारण जो उसका कीमत बन के तैयार हुआ कि ये पर्टिकुलर रेट जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो सारे फैक्टर्स लगने के बाद फैक्टर कॉस्ट आते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब मार्केट में जो चीज़ें पहुंच जाती हैं तो तमाम उसमें जो खर्च हैं वो जुड़ जाते हैं, उसके बाद उसकी जो वैल्यू क्या होती है, कितने में मार्केट में बिक रही है, ये जो प्राइस लेवल है इसको मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? कौन जारी करता है ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नीति आयोग। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फैक्चुअल प्रश्न है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है और फैक्चुअल प्रश्न है ये। क्या हो जाएगा आंसर? सो आप समझ गए हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ये जारी करता है एनएसओ। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है। ठीक है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? पूंजीगत व्यय आइडेंटिफाई कर पाएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सब्सिडीज पेमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं सो कुछ कैपिटल क्रिएट होता आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो हमारा रेवेन्यू होता है, मतलब एज ए रिटर्न कोई बेसिकली कोई
स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं दिखेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि सैलरी है, पेंशन है, वो किस कंपोनेंट में आता है, वो रेवेन्यू में आता है, राजस्व में आता है। लेकिन जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसको पैसे को खर्च करने के बाद हमें कोई हमारे ऊपर जो एसेट है वो जनरेट हुआ, और हमें वो एसेट का जो बेसिकली जो एसेट क्रिएट हुआ उसको हम बाद में एज अ लिक्विडेट भी कर सकते हैं, बाद में जरूरत करने पे उसको बेच भी सकते हैं। सो इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, फॉरगोन जैसे कि पैसा सैलरी को दे दिया, उसका गवर्नमेंट की तो कुछ नहीं, उसमें इनकम नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है, या गवर्नमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है भविष्य में भी इनकम का, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये जो डिफरेंस है ये मैंने आपको समझाया। सो यहाँ पे देखिए, लोन्स एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सब्सिडीज पेमेंट। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब बताइए क्या होगा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू, क्या आंसर निकल के आना चाहिए आपको बताना है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। नाउ यू मस्ट गेस द राइट आंसर, यू मस्ट गेस द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था, क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि सरकार जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो सरकार के पास कोई एसेट क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, लोन्स एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, लोन्स एंड एडवांस सरकार अगर देगी तो एवज में क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस वो पैसा भी इसको लौट के आएगा। ओके, तो ये तो फायदे का काम है। एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, अगर कोई सरकार ज़मीन खरीदती है, अधिग्रहण करती है, तो वो ज़मीन क्या है, वो कैपिटल की तरह काम करता है, तो ये क्या हो गया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ऑब्वियस सी बात है, शेयर में सरकार जब पैसे लगाएगी तो रिटर्न होके भी आएगा, है ना, पैसे जब सरकार लगाएगी शेयर में तो वो रिटर्न होके भी आएगा, तो क्या है, ये भी कैपिटल। सब्सिडीज पेमेंट, सब्सिडीज क्या है आप सभी लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलपीजी गैस है, ठीक है, मान लेते हैं कि एलपीजी गैस है, ठीक है, एलपीजी गैस में सरकार के पैसे लगते हैं 1500 रुपये, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल है ये, और ये एलपीजी गैस आपको मिल रहा है 900 रुपये में, तो इसमें क्या हो गया, इसमें 600 रुपये का क्या हो गया, सब्सिडी हो गया। अब ये सब्सिडी अगर सरकार आपको दे रही है तो इससे सरकार का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वाई सब्सिडीज पेमेंट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच टाइप ऑफ टैक्स एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी। ठीक है, कह रहा है विच टाइप ऑफ टैक्स, किस तरह का जो कर है, एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी। ओके, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है, एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एंड प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, सो क्या चीज़ का काम करता है, इकोनॉमी में स्टेबलाइजर का। स्टेबलाइजर मतलब चीज़ों को स्टेबल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चीज़ों को स्टेबल बनाने का। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेबलाइजर का काम करता है, मतलब चीज़ों को सेटल डाउन करता है। 4 ऑप्शंस बेहतर आपको दिए गए हैं, क्या आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका है, क्या हो जाएगा बेटा, आंसर होगा इसका प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। फ्लैट टैक्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लैट कर जो है इस पे लगाया जाता है। ठीक है, फ्लैट जो आपका टैक्स है इस पे लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट टैक्स, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेबलाइजर। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में किसी भी स्थिरक के रूप में कार्य करता है आपका कौन सा, अनुपातिक कर। ठीक है, तो एक समान कर जो है सब पे लगाया जाता है आपका प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स के अनुसार। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल इनकम कमेटी। ओके, अच्छा प्रश्न ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, सो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हैं? पीसी महालनोबिस, VKRV राव, DR गाडगिल, BR अम्बेडकर। ओके, सो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसके इनके मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल पे बना हुआ था। इनका नाम था पीसी महालनोबिस। ठीक है, सो ये चेयरमैन भी थे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के। ठीक है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसको डिजाइन करने में इनका बहुत सहयोग था पीसी महालनोबिस को, जो कि टारगेट, जो उसका मेन टारगेट था, क्या था इसका मेन टारगेट? इसका मेन टारगेट था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण जो था, हम जानते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन टारगेट था वो औद्योगिकरण था, और उसमें जो बहुत हाई लेवल का जो कंट्रीब्यूशन था, बेसिकली पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? ये जाता है पीसी महालनोबिस को। ठीक है, पीसी महालनोबिस को, इनके नाम पे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है जिसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the GDP estimation method measuring the aggregate value of goods and services produced by the farm is called, क्या कह रहा है? The GDP estimation method, the GDP estimation method measuring the aggregate value of goods and services produced by the farm is called. Okay, अच्छा प्रश्न ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि फार्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, सो फार्मों द्वारा उत्पादित, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका कुल मूल्य नापना है तो किस मेथड से नापेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्टिव मेथड। ठीक है, सो यहाँ क्या चीज़ की बात हो रही है? मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। जो भी चीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है इस लेवल पे इस मेथड से नापना है। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी लेवल पे जो है कैलकुलेशन करना है उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू की। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? यस, व्हाट कुड बी द राइट आंसर? यस, सो प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने क्या बताया कि प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज जहां प्रोड्यूस हो रही है अगर उस लेवल पे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मेथड, यानी कि उत्पाद विधि के अनुसार जो है उसकी गणना की जाती है। ठीक है, उत्पाद विधि के अनुसार उसकी गणना की जाती है। क्लियर? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन आ गया आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है वो क्या है? सत्य है। वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक एक पूंजीगत व्यय है। ठीक है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक एक क्या है? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। बी देखते हैं। ठीक है, ए हमने देखा, बी देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज अ कंपनी इज अ कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, क्या कर रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन अ कंपनी इज अ कैपिटल रिसीव्ड। ओके, क्या है? इट इज अ कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, पहला क्या है? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वेज बिल, वेज बिल मतलब जो भी सैलरी वगैरह देते हैं उसका संदर्भ है वेज बिल से। ठीक है, जो भी सैलरी देते हैं, पेंशन देते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकता है? इसमें सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकता है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, राजस्व जो खर्च हैं उसके अंदर आते हैं ये सब चीज़ें। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। क्या है? ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये पूंजीगत नहीं है, ये राजस्व है। दूसरा क्या कहता है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार द्वारा किसी कंपनी में किया गया विनिवेश, विनिवेश मतलब
मान लो कि सरकार का किसी कंपनी में स्टेक है, उसका शेयर है, तो कुछ शेयर को वो लिक्विडेट कर देगी। मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है जो 500 करोड़ की है, तो मैं क्या कहूँगा, उसमें 400 करोड़ अपने पास रखूँगा और 100 करोड़ को लिक्विडेट कर दूंगा, मतलब उसके शेयर जो है मार्केट में डाल दूंगा कि किसी को अगर इसकी शेयर लेनी है तो वो आ सकते हैं। इसका जो बेसिकली जो 20% की जो ऑनरशिप है वो आपकी होगी। तो ये पैसा जो आता है वो कहाँ जाता है, वो कैपिटल खाते में जाता है। वो क्या है, एक तरह का वो कैपिटल रिसीव्ड होता है। सो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके, ओके। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, सो क्या कह रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक है, को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैन बी डिफाइंड एज, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है। सो पहला है पर्सनल इनकम प्लस पर्सनल टैक्स। सो देखो, पर्सनल इनकम से डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या फ़र्क है। जब आपके पास पर्सनल इनकम है आपका, ठीक है, पर्सनल इनकम है आपका, सो ये पर्सनल इनकम जो है वो डिस्पोजेबल नहीं है। जब हम कहते हैं कि डिस्पोजेबल नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब ये व्यक्तिगत प्रयोज्य आय नहीं है। क्यों प्रयोज्य आय नहीं है, क्योंकि जो आपकी इनकम है उसमें से कुछ चीज़ें निकलेंगी, जैसे कि टैक्सेस। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नॉन टैक्स पेमेंट, जो आपके ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है, वो सारी निकल जाएंगी। उसके बाद जो पैसा आपके पास बचेगा आपकी इनकम में से, वो डिस्पोजेबल इनकम होता है, मतलब उस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लस जो है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें निकल के आएगा वो पैसा जिसका जाके हम मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। सो प्लस बिल्कुल नहीं होगा, माइनस माइनस ये हो सकता है। ठीक है, सो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट बिल्कुल सही है, पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस करनी पड़ेगी, माइनस नॉन टैक्स पेमेंट ये भी सही है, बिल्कुल। ये देख लेते हैं, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट प्लस, ये प्लस नहीं होगा। ठीक है, इसमें से माइनस करनी पड़ती है दोनों चीज़ों को। जो भी आपका पर्सनल इनकम है उसमें से अगर पर्सनल टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट निकाल देंगे आप, तो आपके पास वो सारे पैसे बचेंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने खर्च के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, okay, let's move to next question, slightly bigger question. Okay, so which of the following identities is correct regarding GNP? ठीक है, which of the following identities is correct regarding GNP? ठीक है, तो GNP के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, सो पहला है, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सर्किल कर लेते हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ए बी सी डी, पहला क्या कहता है कि जीएनपी का अर्थ होता है जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, और डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो लोग हैं उनका भी जोड़ा जाएगा। सो दोनों जोड़ने की बात हो रही है, बाहर से जो पैसा है वो भी जोड़ने की बात हो रही है और घरेलू जो पैसा है वो भी जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, बी है जीडीपी माइनस, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर जोड़ने की बात हो रही थी, यहाँ माइनस की बात हो रही है। ठीक है, जीडीपी माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो बाकी वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे जो पैसा आएगा वो जोड़ेंगे और माइनस क्या कर देंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, कहाँ पे, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो बाहर के लोग हैं उनके माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तीसरा कहता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हो, डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि हमारे लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं, भारत के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं, उनका पैसा लेके आएंगे और इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि भारत के लोग ही तो काम कर रहे हैं। वो जो फैक्टर्स हैं कहाँ के हैं, वो भारत के ही तो हैं लोग जो विदेश में कमा रहे हैं, ठीक है, वो पैसा कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, तो उनका पैसा भी ला के जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसका कह रहा है कि इसमें से माइनस भी करना होगा, ठीक है। क्या माइनस करना होगा? फैक्टर इनकम earned by factors of production of the rest of the world employed in domestic economy. Okay, so rest of the world, बाहर के लोग जो भारत में काम कर रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, इनको हम लोग क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही जवाब है, जीएनपी का सही मतलब यही होता है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन सी है यही इसका सही आंसर, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे देश में जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं उनका जो इनकम है वो माइनस कर देंगे, और बाहर के देश में जो भारत के लोग काम कर रहे हैं उनके इनकम को हम लोग जोड़ देते हैं, तब जाके क्या निकलता है? हमारा जीएनपी निकलता है, ठीक है, हमारा जीएनपी निकलता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the difference between farmers output over and above his on farm consumption is known as, so already हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है। क्या कह रहा है? एक किसान के उत्पादन और उसके खेत की खपत के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? एक किसान के उत्पादन और उसके खेत के खपत के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? The difference between farmer's output over and above his farm consumption is known as, okay, क्या अर्थ है? क्वेश्चन को पहले समझेंगे। कह रहा है कि एक किसान कोई चीज़ जब उपजाता है तो उसमें से कुछ तो उपभोग करता है, वो इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उससे उपभोग से ज़्यादा होती हैं उसको क्या कहता है? उसको मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? मार्केट में बेच सकता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। क्या कहते हैं? मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। विपणन योग अधिशेष, मतलब वैसा जो भी प्रोडक्शन है जिसका मार्केट में उसको बेचा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। ओके, कितना आसान क्वेश्चन था, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है। क्लियर? ओके, so in 1950-51 what percentage of GDP of India was contributed by the industrial sector? क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 1950-51 की अगर हम बात करें तो what percentage of GDP of India was contributed by industrial sector? सो इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या था 1950 में जब भारत तुरंत आज़ाद हुआ था, उस समय जो इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में वो कितना था वो पूछ रहे हैं। ओके, 22%, 28%, 13%, 16%। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा इकोनॉमी डेवलप हुआ तो बेसिकली इसमें जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का परसेंटेज है वो क्या हुआ, वो कम हो गया, और इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर का जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है, वो बढ़ गया। ओके, तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी आपको जान के कि 1950 और 51 में हमारी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो था मात्र 13%। कितना था? मात्र 13%, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर था उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? उसका कंट्रीब्यूशन लो हो गया। क्या हुआ? उसका कंट्रीब्यूशन लो हो गया। लेकिन इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? जैसे क्या हुआ? इंडस्ट्रीज का राइज हुआ। सो 2023 में आप देखेंगे तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है वो ऑब्वियसली बहुत कम है। इंडस्ट्रीज का जो कॉम्पेरेटिव देखेंगे तो काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। सो इकोनॉमी डेवलप होने का एक संकेत भी है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है आपके जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट? ओके, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं है, ठीक है। सो एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, मैंने आपको पहले बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा है
कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, दो तरह के रिसिप्ट्स हैं। आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब वो क्या है, वो आपका जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है। द कैश ग्रांट इन एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, fees and other receipts for services rendered by government, dividend and profit on the investment made by government, dividend and profit on the investment made by the government, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ओके, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब भी हम कोई कैपिटल क्रिएट करते हैं, ठीक है, पूंजी क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग बनाना, वो क्या है, वो कैपिटल है, क्योंकि उसको बेच के आप जो कैपिटल है उसको रिटर्न कर सकते हो बाद में, इसलिए दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। सो गवर्नमेंट कभी भी अपने एसेट्स को बेचती है तो वो क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स में जाता है। कहाँ जाता है वो? कैपिटल रिसिप्ट्स में। क्लियर हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट मिली है? जीएसटी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जीएसटी में जो छूट मिली है वो किसको मिला है? वो मिला है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज फ्री फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ओके, सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट? ठीक है, सो जिस तरह से कैपिटल रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसी तरह इसके जो रिसिप्ट्स हैं वो बजट का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? क्या है? पूंजी बजट का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? ठीक है, पहला क्या है? डायरेक्ट स्पेंडिंग, मतलब प्रत्यक्ष व्यय, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट? प्रत्यक्ष व्यय, गैर कर राजस्व और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑब्वियस सी बात है, जब बजट बनती है, जब कैपिटल बजट, तो प्लान कैपिटल बजट, नॉन प्लान कैपिटल बजट क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सो बजट का दो पार्ट होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे रिटर्न में कुछ क्रिएट नहीं होता है, कुछ एसेट्स नहीं बन रहे हैं। कैपिटल में हमारा क्या होता है? हमारा एसेट बनता है। ठीक है, कैपिटल जब हम लगाते हैं, कोई भी ऐसा निर्माण करते हैं, कोई भी ऐसे कार्य करते हैं जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इन फ्यूचर उससे रिटर्न में भी जो है सरकार को कुछ ना कुछ फ़ायदा होने की जो एक बेसिकली एक मेंटालिटी है कि वो होगी, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से खर्च करते हैं। ओके, सो क्या आंसर हो जाएगा? नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, The annual financial statement shows the receipt and payment of government in the form of, okay, क्या कह रहा है? वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतान को किसके रूप में दर्शाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट shows the receipt and payment of government in the form of, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? इसका मतलब होता है बजट। आप जानते हो आर्टिकल 112 में बजट का नाम नहीं है, क्या नाम है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, बजट मेंशन नहीं है, ठीक है। सो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो रिसिप्ट, जो पैसे आते हैं उसको अलग अलग कंपोनेंट में दिखाता है, ठीक है। रिसिप्ट मतलब सरकार के पास जो भी पैसे पहुंचे हैं उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित करके जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके अनुसार जो ये फंड है वो बेसिकली किस कंपोनेंट में जाएगा, पहला जाएगा कंटीजेंसी फंड में, कुछ पैसे होते हैं पब्लिक अकाउंट फंड में और बाकी होते हैं कंसोलिडेटेड फंड में, ठीक है। तो ये तीन तरह के जो फंड हैं आपको बजट में देखने को मिलेंगे जिसमें पैसे रिसीव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, so when tax collection exceeds the required expenditure the budget is said to be in। जब कर संग्रह जब टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर देन द बजट इज सेड टू बी। मतलब जब कर संग्रह मतलब जितना टैक्स आया है, आवश्यक व्यय जितना खर्च होना है उससे अधिक हो जाता है तो उस बजट को क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सरप्लस बजट। मतलब अधिशेष पैसा ज़्यादा आ गया है। अगर इसका उल्टा होता, जो खर्च है उससे कम पैसे आते हैं तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं डेफिसिट बजट। इससे भी प्रश्न हमने रिलेटेड अब देखा था, ये प्रश्न जो है आपका सरप्लस से। तो पैसा ज़्यादा आ गया मतलब सरप्लस हो गया, कम हो गया मतलब घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर। ओके, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उस पर लगाने जाने वाला जो कर है उसको क्या कहते हैं, ओके। सो किसी दूसरे देश से अगर भारत में कुछ चीज़ निर्यात हो रहा है या आयात हो रहा है, ठीक है, आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चर गुड्स है उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पे लगता है। और आपका कैपिटल गेन्स टैक्स, जब भी कोई कैपिटल गेन होगा, गेन आउट ऑफ कैपिटल और एसेट्स, कैपिटल और एसेट्स, तो जो भी आपका धन है, ठीक है, जो भी आपके एसेट्स हैं या जो भी आपका कैपिटल है उसमें से जो आपको गेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। समझ में आ गई। तो कस्टम ड्यूटी कहते हैं जो हमारे इंडिया से बाहर कोई सामान जाता है या आता है उस पर जो कर लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। आप जानते होंगे, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कस्टम में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। आई होप यू ऑल पीपल ज्वाइन द डिजायर्ड डिपार्टमेंट ऑफ योर्स, ओके ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज करेक्ट फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है, ठीक है। सकल मूल्य वर्धित के लिए क्या है, सही है, ठीक है। पहला है ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेस। ओके, आपको अगर साइन का पहचान है तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए माइनस नहीं होता है, ठीक है। सब्सिडीज को इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें माइनस नहीं करते हैं, तो माइनस माइनस ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं जीवीए यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सब्सिडीज और ये दोनों तो सही है, प्लस और माइनस है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जीवीए के लिए जीएनपी से प्लस माइनस करते हैं कि जीडीपी से कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब हर एक स्टेज पे स्टेज 1 जो वैल्यू ऐड हुई है इसमें उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जो वैल्यू ऐड हुई है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है,
ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब देश की डोमेस्टिक में बात की जा रही है, देश के अंदर की बात की जा रही है, जब उसमें से वैल्यू निकालनी है, तो जो बेसिकली क्या है, ये कैलकुलेशन मेथड है। हमारी इकोनॉमी का एक फाइनेंशियल ईयर में जितना इकोनॉमिक उपार्जन हुआ है, जो भी क्रिएट हुए हैं वैल्यूज़, यानी कि गुड्स मतलब वस्तु में या सेवा में, उसकी वैल्यूज़ निकाली जाती है। तो ये कैसे निकलेगा, ये किससे, ये जीएनपी से निकलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, ये जीएनपी नहीं, ये जीडीपी से निकलेगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सकल मूल्य वर्धित इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जो है माइनस सब्सिडी, और जो कर है वो माइनस करेंगे। ठीक है, उत्पाद में से सब्सिडी और जो कर है वो क्या करेंगे, वो सब्सिडी जोड़ के, और जो टैक्सेस हैं वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। सो लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू, ओके, क्या कह रहा है, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है तो इसके कारण क्या हो सकता है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि सरकार बिना मतलब के खर्च कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि काम करो, पूरे इंडिया के रोड को तोड़ो और फिर से बनाओ। क्या है ये बिना मतलब के खर्च है ना। तो अगर इस तरह से मनमाना चलेगा, इस तरह से आर्बिट्री डिसीजन ली जाएंगी किसी सरकार के द्वारा, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। क्या रिजल्ट हो सकता है? क्या एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल होगा, जब मनमाने डिसीजन लिए जाएंगे तो। और एक्सेस एक्सपेंडिचर जब होगा तो ये एक्सपेंडिचर का जो पैसा है, ये पैसा कहाँ आएगा? ये आएगा मार्केट में, ये पैसा आएगा मार्केट में। और मार्केट में जब ये पैसा आ जाता है तो क्या होता है, तो जो फ्यू गुड्स हैं उनको चेज करने वाले ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। जो फ्यू गुड्स हैं, ठीक है, चेज्ड बाय मोर मनी, चेज बाय मोर मनी। और आप जानते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो आप भी अपने आपकी जो अवेलेबिलिटी है आपकी सोसाइटी में, उसको कम रखें, और ज़्यादातर अपनी अवेलेबिलिटी जो है अपनी किताबों के साथ टाइम दें। जब ऐसा करेंगे तो किताबों के लिए आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बाहर में जो है वहाँ अभी वैल्यू बनाने की कोई जरूरत। सो क्या होता है, जब भी हमारा प्रेजेंस आप देखेंगे कि जहाँ होगा ज़्यादा, वहाँ वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। सो मार्केट में अगर पैसा का प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति भी आ सकती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ए एंड बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए एंड बी। ओके, GDP that takes into account the cost in terms of environment, pollution and exploitation of natural resources is called, क्या कह रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी जो है वो क्या कहलाता है? आप समझ रहे हो क्या कह रहा है यहाँ पे? कोई यहाँ पे कह रहा है कि जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट, मतलब जीडीपी वैसा सकल घरेलू उत्पाद जो इस चीज को क्या करता है, देखता है, इसकी अकाउंट करता है। तो जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो इट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब जो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ और जो उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जीडीपी है, और ये जीडीपी बेसिकली जो प्रोडक्शन हुआ, जो उत्पादन हुआ, उस उत्पादन के दौरान कुछ ना कुछ तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया होगा इन्होंने। ठीक है, जब भी आप देखते हैं, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, तो उससे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है ना। तो अगर इस जीडीपी की वैल्यू निकल के आती है, मान लेते हैं 500 करोड़, ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेट करता है कि हमने 500 करोड़ तो बनाए हैं, लेकिन हमने इसमें 50 करोड़ का इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से बात करें तो हमने 50 करोड़ का इन्वायरमेंट का भी लॉस किया है, तो जीडीपी कितना हो जाएगा, जीडीपी आ जाएगा 450 करोड़। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि इन्वायरमेंट में जो लॉस किया इनके कारण, उसको भी कैलकुलेट किया कि मेरे कारण जो है इन्वायरमेंट में इतना नुकसान हुआ है। हमने जो फैक्ट्री लगाई है उससे हमने देश की इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, उसका हमने दोहन किया है और उससे हमें नुकसान कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं हम लोग ग्रीन जीडीपी।
क्या कहेंगे, ग्रीन जीडीपी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन जीडीपी। क्लियर है, समझ में आ गई चीज़ें। ग्रीन जीडीपी मतलब ग्रीन चीज़ों को कंसीडर करेंगे, अगर उसका नुकसान किया है उसको जब कंसीडर करते हैं तो वहाँ क्या निकल के आता है, हमारा ग्रीन जीडीपी निकल के आता है। ठीक है, हमारा ग्रीन जीडीपी निकल के आता है। ओके, सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सही बात है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर वाले जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। जो भी फैक्टर मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ किसी चीज़ को बनाने में, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो इन फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन में जो हेल्प किए हैं उसकी जो वैल्यू है, जो उनको वेजेस मिले हैं, जो उनको सैलरी मिला है, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ माइनस करते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या माइनस कर देंगे बेटा, वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे डिप्रेसिएशन। क्या माइनस कर देंगे, डिप्रेसिएशन। ओके, सो डिप्रेसिएशन क्या है, डिप्रेसिएशन क्या है, ओके डिप्रेसिएशन क्या है, डिप्रेसिएशन क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो 2022 में वैल्यू थी, ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की वैल्यू 2024 में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसका क्या हुआ है, इस प्रोडक्ट का बेटा हुआ है मूल्यह्रास। इसी मूल्यह्रास को कहते हैं डिप्रेसिएशन। सो अगर एग्जैक्ट इकोनॉमी में आपको एग्जैक्ट अपना इकोनॉमी की वैल्यू निकालनी है तो डिप्रेसिएशन को हमेशा माइनस करके निकालना चाहिए। अगर डिप्रेसिएशन को माइनस करके निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर जो है आपको पता चलेगा कि आज आपकी जो इकोनॉमी है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, सो आज के 25 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। बहुत मन से पढ़ाई करते रहिए। मुझे उम्मीद है आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत दिल से पढ़ाई करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स का बाकी सारे सब्जेक्ट जो है अच्छे से समझ में आएंगी और अपने एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास मिलता हूँ फिर से बेहतरीन 25 क्वेश्चनों के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।